हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आज पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको अगर डेली क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the temperature of a sink is increased the efficiency of a Carnot engine will be। क्या होगा अगर कार्नोट इंजन का सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सिंक का टेम्परेचर मतलब क्या, नीचे वाला T2। तो T2 जब इंक्रीज करेगा तो हमारा ओवरऑल CFP क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि T2 क्या होता है, T2 हमारा रिजेक्शन टेम्परेचर होता है। तो इंजन जितना ज़्यादा पे रिजेक्ट कर रहा है मतलब वो इंजन उतना ख़राब पे है। जो इंजन जितना कम पे रिजेक्ट कर रहा है वो इंजन हमको उतना अच्छा है ना, मतलब वो उतना ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा, तब तो कम हो रहा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान ही हम खरीदें, मान लीजिए एक हम आम खरीदें, ठीक है। तो आम में छिलका जितना कम फेंकेंगे हम उतना अच्छा है ना वो। उसी तरह T2 क्या हुआ, T2 जो हमारा रिजेक्ट हुआ, बाहर जो निकला, जो साइलेंसर से मान लीजिए निकल गया धुआं या हीट निकल गया, वो हुआ। तो जितना कम रहेगा हमारा एफिशिएंसी उतना अच्छा रहेगा, और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो हमारा एफिशिएंसी उतना ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ TS डायग्राम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस विल बी। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का TS का स्लोप क्या देता है। TS मतलब हो गया टेम्परेचर और इंट्रोपी। टेम्परेचर इंट्रोपी का जो स्लोप होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है, T/Cp होता है। यही कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहता तो T/Cp हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ, ये TS नहीं होगा दोस्त, TS होगा। TS डायग्राम ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस विल बी, क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में TS डायग्राम क्या हो जाएगा, T/Cp। अभी हम ऊपर बताए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का साइक्लिक इंटीग्रल dq/t क्या होता है, तो लेस देन जीरो होता है। क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ठीक है ना। अगर यही इरिवर्सिबल प्रोसेस की जगह रिवर्सिबल प्रोसेस रहता तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, उसका साइक्लिक इंटीग्रल हो जाएगा जीरो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहता तो। अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता तो किसका होता, तो हो जाता वो इम्पॉसिबल। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल हमारा जीरो से ज़्यादा हो जाए। ठीक ना। अगर लेस देन जीरो रहेगा तो इरिवर्सिबल, इक्वल टू जीरो रहेगा तो रिवर्सिबल, और ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो इम्पॉसिबल साइक्लिक इंटीग्रल। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक इज कॉल्ड एज। जो साइकिल दो गो रिवर्सिबल आइसोथर्मल रखता है और दो गो रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस रखता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब पहले क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है। अगर दो गो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है और दो गो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वह कौन सा इंजन होगा, ये हमको बताना है। तो रैंकाइन साइकिल होगा क्या, रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, दो आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब स्टिलिंग में, तो स्टिलिंग में यही होता है, दो रिवर्सिबल आइसोकोरिक और दो आइसोथर्मल। ठीक ना। स्टिलिंग जो होता है ऑटो साइकिल का उल्टा होता है। जैसे ऑटो में क्या हो जाता है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू एडियाबेटिक। स्टिलिंग में क्या हो जाता है, स्टिलिंग में जस्ट उसका अपोजिट, टू आइसोथर्मल और टू आइसोकोरिक। इससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट गैस। बताइए कौन सा वेरिएबल जो है कंट्रोल करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट गैस। कोई परफेक्ट गैस का जो वेरिएबल मतलब क्या होता है, बदलने वाला को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, क्या, या ये तीनों। तो इसका ऑल ऑफ दीज
आंसर होगा। मतलब ये तीनों जो है फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, ठीक है, परफेक्ट गैस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइसोमेट्रिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, आइसोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है बताइए। तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तीनों एक ही है। इसी को हम आइसोकोरिक भी बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक ना। आइसोमेट्रिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस तीनों एक ही होता है। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कौन कौन सा एक हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोपेस्टिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और हाइपरबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। हाइपरबॉलिक प्रोसेस मेनली स्टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को ही बोलते हैं हाइपरबॉलिक प्रोसेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब Cp माइनस Cv, तो पहले देखते हैं Cp माइनस Cv क्या होता है। तो Cp कांस्टेंट वॉल्यूम एंड Cp कांस्टेंट प्रेशर और Cv कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है इसका, Cp माइनस Cv बराबर, तो Cp माइनस Cv बराबर होता है R। अब R को क्या बोलते हैं, ये एक फॉर्मूला आता है Cp माइनस Cv बराबर R। तो R को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक गैस क्वेश्चन। यूनिवर्सल गैस क्वेश्चन क्या होता है, यूनिवर्सल गैस क्वेश्चन RU होता है, ठीक ना। RU बराबर क्या होता है, M इंटू R, M इंटू R होता है, RU बराबर M इंटू R। M क्या होता है, M होता है मॉलिक्यूलर मास, R होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस क्वेश्चन। देखिए हम लोग एक ही क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं हम सभी को बताते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा मोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है इसीलिए, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे ऑप्शन में, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना एग्जाम में एक ही ऑप्शन से आए, इससे नहीं तो इससे थोड़ा बहुत अभी का देख रहे कंडीशन के डायरेक्ट बुक से भी उठाकर नहीं दे रहा क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन मतलब दे रहा बुक वाला ही क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे रहा। इसीलिए हम लोग बुक को भी जब भी फॉलो करें, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करें, तो हमेशा ध्यान दीजिए उसका जितना ऑप्शन दिया हुआ सबको ध्यान से पढ़ें और बिना समझे हो ये नहीं कि केवल रट ले। केवल रटने से अभी कुछ नहीं हो रहा, केवल रटने से जॉब नहीं लग रहा। हाँ, आज से 4 साल 5 साल पहले ऐसा होता था, लेकिन इस कंडीशन में अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि डायरेक्ट केवल रट लेने से नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप लोग जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबको ध्यान से पढ़िए, उसके बारे में जानिए समझिए, उसके बाद फिर कुछ कीजिए। तो अब उसी तरह नेक्स्ट आ जाए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जैसे एन, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स को क्या होता है गामा, और गामा बराबर क्या हो जाता है हमारा Cp बाई Cv भी होता है, ठीक ना। Cp बाई Cv भी होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट, दोनों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गामा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर रिच्ड, यहाँ पर रिचेस्ट नहीं रिच्ड होगा। हम कल से ध्यान देंगे कि सारा क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। लिखने में बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है ऑटो करेक्ट होकर कुछ और लिखा जाता है, इसीलिए इसके लिए सॉरी। कल से हम ध्यान देंगे कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सबको फिर से एक बार हम रीचेक कर लेंगे। इसमें मेनली ये बोल रहा प्रेशर कहाँ पर जीरो होगा, क्या 273 केल्विन पे जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज़ का प्रेशर कहाँ पर जीरो होगा, 273 केल्विन पे, या अर्थ के सेंटर पे, या 100 डिग्री सेल्सियस पे। जितने भी ऑप्शन दिए सबको ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब नहीं होता तो हम तो आंसर बताते ही हैं। तो कहाँ पर होता है प्रेशर जीरो, कहाँ पर होता है व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी का मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो हो जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रेशर भी जीरो हो जाता है, ठीक ना। वहाँ पर प्रेशर भी जीरो होता है, प्रेशर के कारण मोमेंटम भी जीरो हो जाता है, ठीक ना। सॉरी, ठीक है। प्रेशर कहाँ पर जीरो होता है, व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज अ स्लोप ऑफ। अब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट किसका स्लोप है, अगर आप लोग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे तो बता सकते हैं। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट किसका है बताइए, सोचिए। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ऑन टीएच डायग्राम, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ऑन टीपी डायग्राम, इन्वर्जन कर्व ऑन टीएच डायग्राम, इन्वर्जन कर्व ऑन टीपी डायग्राम। तो ये तो सही है कि टीपी डायग्राम में है,
अब टीपी डायग्राम में इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसमें कांस्टेंट इंथैल्पी होता है। और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को डिनोट क्या से करते हैं, म्यू से करते हैं, ठीक ना, म्यू से करते हैं। और म्यू इक्वल टू अगर जीरो रहेगा इसका मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जीरो किसके लिए होता है, तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जीरो होता है। अगर म्यू जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसमें जस्ट अपोजिट हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेफ्रिजरेटर हो गया। और अगर स्मॉलर देन जीरो हो गया तो सॉरी जीरो की जगह वन लिखिए, अगर ग्रेटर देन वन रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर। ग्रेटर देन अगर सॉरी स्मॉलर देन अगर वन रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा हीट इंजन हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह जितने भी ऑप्शन रहे सबको समझ समझ के पढ़ना है, इसमें बाकी ऑप्शन कोई काम का नहीं, हम इसी तरह दे दिए थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत और फंसाता है ये। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ का डिफाइन करता है बताइए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ का डिफाइन करता है, इंट्रॉपी का। इंट्रॉपी को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं हम, एस से, ठीक ना। तो डी एस बराबर क्या हो जाता है, डेल क्यू बाई टी, ठीक ना। डी एस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल क्यू बाई टी, और डी एस बराबर क्या हो जाएगा, इंट्रॉपी। इंथैल्पी का तो हम बता ही दिए, इंथैल्पी क्या होता है, एम सी पी डेल टी, और वर्क का पी इंटू डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द नेट इंट्रॉपी चेंज इज, बताइए। अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो नेट इंट्रॉपी चेंज उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है तो उसका एंट्रोपी जीरो होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसका एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकता, उसका एंट्रोपी ना ही नेगेटिव हो सकता है, इसका एंट्रोपी हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहेगा। क्या चीज़ में रहेगा, हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, तो बताइए। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, केवल सोर्स के टेम्परेचर पे, केवल सिंक के टेम्परेचर पे, या दोनों सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पे, या उसका जो डिज़ाइन बनाया उस पे, बताइए किस पे डिपेंड करता है कार्नोट इंजन का सीओपी। तो हम लोग को पता है कार्नोट इंजन का सीओपी है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन, ये होता है T2 बाई T1 होता है। तो इसमें मेनली क्या है, टेम्परेचर ही है ना, तो ये क्या चीज़ पे, उसमें क्या है, इस सिंक का टेम्परेचर हो गया, सोर्स का टेम्परेचर हो गया, तो इसमें सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। कल जैसे था कि जब दो गो इंजन को हम कनेक्ट कर देंगे तो किस तरह से काम करेगा, ठीक है ना, उसी तरह ये भी है। टू कार्नोट इंजन वर्क इन सीरीज बिटवीन द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, मतलब सोर्स का इतना है और सिंक टेम्परेचर इतना है, और दो गो इंजन एक साथ जुड़ा हुआ है, एक इंजन वो है एक इंजन वो है, ठीक है ना। मतलब इसका पहला वाला इंजन का जो सिंक टेम्परेचर है उससे दूसरा का इंजन चल रहा है, तो पहला का सिंक टेम्परेचर दूसरा का सोर्स टेम्परेचर के बराबर है। तो उसका आगे वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कल हम देखे थे एफिशिएंसी सेम वाला, तो आज क्या बोल रहा है कि बोथ इंजन डेवलप इक्वल पावर। अगर दोनों इंजन इक्वल पावर कर रहा है, मतलब ऊपर वाला जितना पावर दे रहा है नीचे वाला भी उतना ही पावर दे रहा, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो बीच का टेम्परेचर होगा, बीच का टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बीच का टेम्परेचर क्या होगा, इसका फॉर्मूला आता है, जैसे कि अगर रहता केवल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी था तो क्या कल लगाया था हम फॉर्मूला, अंडर रूट, अगर एफिशिएंसी सेम रहेगा तो T2 निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट T1 इंटू T3, यही था, सोर्स इंटू सिंक का अंडर रूट में। अगर पावर का बात करें चाहे वर्क का बात करें, ठीक ना, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, क्या चीज़, T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2, तो कितना है 550 प्लस 350, कितना हो जाएगा जोड़िए, 550 प्लस 600 और 300, 900, 900 बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 450 हो जाएगा, इसको तो मुंह से भी जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 450, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसेंट्रोपिक फ्लो इज द, क्या है, आइसेंट्रोपिक फ्लो जो है वो क्या है,
इरिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो, या नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव, बताइए। तो आइसेंट्रोपिक फ्लो जो होता है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो होता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आइसेंट्रोपिक फ्लो इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो। ठीक है ना, हम एक एक चीज़ को डिफाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पर लिख लिख के बता रहे हैं। तो अगर आपको गंदा लगता है तो बोलिए, हम केवल आते और बोल देते आइसेंट्रोपिक फ्लो इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो। सिंपल हम ऐसा बोल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल के आपको सारा ऑप्शन को समझा दे रहे हैं ताकि आपको आने वाले मतलब दिमाग में घुस जाए क्वेश्चन, और ऐसा बता रहे हैं कि दिमाग से भूले ना आप। अगर हम डायरेक्ट बता देंगे तो ये तो रटना हुआ, डायरेक्ट रट के कुछ नहीं होने वाला। अभी का ऐसा कंडीशन है कि आपको समझना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ समझना ही पड़ेगा। आइए ये क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन सा रिलेशन सही है? डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी वी, डी यू इक्वल टू टी डी एस प्लस पी वी, डी यू इक्वल टू टी डी एस प्लस वी टी पी, या डी नंबर डी यू प्लस टी डी एस माइनस वी टी पी। बताइए कौन सा सही है। आप लोग पहले सोचिए। डी यू मतलब है इंटरनल एनर्जी, टी डी एस मतलब क्या हो गया बताइए। तो टी डी एस मतलब हो गया डेल क्यू की जगह लिखा हुआ टी डी एस, और माइनस पी डी वी मतलब ये हो गया वर्क, ये हो गया हीट, और ये हो गया इंटरनल एनर्जी। ठीक ना, अब कैसे हो गया? तो डी यू मतलब इंटरनल एनर्जी इतना जानते हैं, टी डी एस मतलब कैसे हुआ? अभी हम बताए थे कि एस बराबर डी एस मतलब एंट्रोपी बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई टी होता है। तो अगर हम डी क्यू को नहीं लिख सकते हैं हम डी एस इंटू टी, बिल्कुल लिख सकते हैं डी एस इंटू टी। तो वही लिखा हुआ है, टी इंटू डी एस लिखे या डी एस इंटू टी लिखे, वही लिखा है। अब वर्क के लिए तो जानते हैं पी इंटू डी भी होता है। तो बताइए इसमें से क्या सही होगा? तो ये हमारा हो गया हीट, तो क्या होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस वर्क, यही होता है ना। तो अब हमारा डी यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी क्यू माइनस वर्क इक्वल टू डी यू। तो डी यू यहाँ पर हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया डेल क्यू, डेल क्यू मतलब ये हो गया डेल क्यू माइनस वर्क, वर्क क्या हो गया पी डी वी। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी इक्वेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक ना, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी, और टी डी एस इक्वेशन ही बोलता, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका एक और आता है, वो आता है इसका मतलब टी डी एस इक्वेशन बी डी पी का आता है, और यहाँ डी यू की जगह डी एच रहेगा, उसको भी हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट। ठीक ना, तो बताए थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा जो होता है कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, या प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये सब तो आप लोग सबको पता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब जानते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए हम लोग का गर्दन है, हम लोग गर्दन क्या है हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब हाईली इरिवर्सिबल मतलब क्या हुआ, जो एक बार अंदर चल गया वो वापस नहीं आ सकता है। ठीक ना, अभी नहीं बोल दीजिए कि उल्टी करते तो वापस आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो अंदर चल गया वो दोबारा वापस नहीं आ सके, वो रिवर्स ना हो सके, उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इसका VCRS में इस्तेमाल होता है। ठीक ना, कहाँ पर? VCRS RAC में है, आएंगे तो हम पढ़ेंगे वहाँ पर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या चीज कांस्टेंट हो जाता है? इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए, ये भी बहुत अच्छा है, मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम किसके किसके बीच में है बताइए? मोलियर डायग्राम, मोलियर डायग्राम जो इस तरह से करके होता है मोलियर डायग्राम, तो ये H और S के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? H और S के बीच में। H यहाँ पर क्या है? H है इंथैल्पी और S है एंट्रोपी। ऐसे भी मोलियर 1865 में इंथैल्पी का ही सिद्धांत लाया था। ठीक ना, इंथैल्पी के बारे में बताने वाले, इंथैल्पी के जो जनक थे वो मोलियर ही थे। तो ये मोलियर डायग्राम किस पे है? HS डायग्राम पे। ठीक ना, मोलियर डायग्राम HS डायग्राम पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसी तरह करके हम जितने भी होगा क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन हम लोग जल्दी पूरा कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम बीच बीच में क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो है हर एक, ऐसा नहीं कि एक विषय से, जितना भी हम लोग का सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से, जैसे
थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, हीट ट्रांसफ़र, सोम, टोम, डोम, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल, थर्मल में तो मतलब वही सारा आ गया, और थर्मल नहीं मतलब प्रोडक्शन। ये सब सभी से हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो सबको हम एक एक करके एक अलग प्लेलिस्ट में हम उसको भी सब धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। फिलहाल ये क्वेश्चन को पढ़ते जाए, क्वेश्चन में हम पूरा अच्छा से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मान लीजिए आप कितना भी लगा लीजिएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसके साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।